हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन विषय वस्तु आपके वैकल्पिक विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन विषय वस्तु के लिए हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहले दो लेक्चर में हमने एक मूलभूत अवधारणा को समझना शुरू किया है। इसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर लोक प्रशासन की एक और मूलभूत अवधारणा को समझेंगे कि लोक प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार कैसे कार्य करता है। इसके साथ साथ विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन की स्थिति कैसी होती है। तो इन सारी स्थितियों को लेकर आज एक मूलभूत अवधारणा की इस क्लास में तीसरी लेक्चर में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लोक प्रशासन एवं परिस्थिति। किसी भी प्रशासन के संचालन के लिए बिना किसी परिस्थिति का उसका संचालन होना संभव नहीं। यदि कुछ भी प्रशासित करना है, कुछ भी संचालित करना है, तो उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट का होना, एक पर्यावरण का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि पर्यावरण कैसा हो। पर्यावरण राजनीतिक प्रलोभों से युक्त हो सकता है, आर्थिक प्रलोभों से युक्त हो सकता है, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों से युक्त हो सकता है, और इन तीनों के संयुक्त स्वरूपों को एक दूसरे से इंटरलेट हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वो बहुत ही यहाँ पर संयमित होनी चाहिए, साथ ही विकासोन्मुख होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन क्या लोक प्रशासन इस तरीके से संचालित होता है? क्या इस तरीके से वर्तमान समय में लोक प्रशासन कार्य कर रहा है या नहीं? हम भारत के परिदृश्य से कुछ आयामों पर, कुछ परिस्थितिकी आयामों पर रखकर लोक प्रशासन की एक तुलना करके वो देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है। इस कड़ी में सबसे पहले हम यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को रखेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के आधार पर प्रशासन कैसे कार्य करता है, या प्रशासन पर क्या दबाव पड़ता है, या प्रशासन में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एक सामाजिक स्तर पर परिवार होता है, जात होती है, संप्रदाय होते हैं, भाषा होती है, वर्ग और क्षेत्र होते हैं। जब हम समाज को पढ़ते हैं तो यही होता है, और जब आप समाज को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर उन समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, और हर समाज अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त होता है। भारत भी कई प्रकार की सांस्कृतिक बहुलताओं से युक्त है। सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर विविधता युक्त है, और ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन संभालना अपने आप में एक बहुत जटिल होता है। जैसे परिवार को ही हम ले लें। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार दो तरीके के होते हैं। एक है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। जो लोग प्रशासक संयुक्त परिवार से चुनकर आता है, वो उसे कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना आता है, लोगों को साथ में लेकर चलना आता है। लेकिन साथ ही साथ जब आप बड़े परिवारों के साथ रहते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पक्षपातपूर्ण स्थितियों को भी देखा जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ लोग किसी को ज़्यादा और किसी को कम वहाँ पर सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। और ये स्थिति आपको जब वहाँ से कोई प्रशासक निकल कर आता है तो प्रशासन में भी ऐसी स्थितियाँ देखी जाती हैं, क्योंकि प्रशासन में अपने लोगों को साथ में लेकर तो चल सकता है, लेकिन वहीं पर वो कुछ लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी करता हुआ दिखाई दे जाता है। कई बार राजनीतिक दलों को लेकर वो ऐसा करता हुआ दिखाई देता है, और अगर ऐसा करता है तो वो अपने प्रशासनिक मूल्यों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करें अगर, तो यदि आपका प्रशासक एकल परिवार से आता है तो एकल परिवार में होने के कारण कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि जो हैं दो ही तो इन लोग हैं और वो सभी से प्यार करता है। वहाँ पर वो किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय या पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ वो एकल परिवार में रहने के कारण उसे लोगों को साथ में लेकर चलना नहीं आता है, वो लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। और ये समस्याएं जब वो प्रशासक बनता है तो वहाँ पर दिखाई देती हैं कि जब उसे अपने ऊपर और नीचे के अधिकारियों को साथ में लेकर चलना होगा तो वो उसमें शायद सामंजस्य स्थापित ना कर पाए। तो इस समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं लोक प्रशासन अपने मूलभूत उद्देश्यों से पीछे रह जाता है। दूसरा है जाति। भारत में आज जो चयन पद्धति है वहाँ पर हम देखते हैं कि चयन पद्धति का आधार है वो
जनरल, ST SC OBC को वहाँ पर आधार बनाया जाता है प्रशासन में, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो व्यक्ति वहाँ से चुनकर आता है उनमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे केस वहाँ पर देखने को मिले हैं कि वहाँ पर वो जातिगत आधार पर भेदभाव करता हुआ दिखाई देता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रशासन के मूल्यों में वहाँ पर जो कहा गया है कि एक प्रशासनिक जो आचरण संहिता कहती है कि निष्पक्ष होकर बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए, बिना यहाँ पर गैर तरफदारी के मूल्यों को वहाँ पर आपको संचालित करते हुए प्रशासन करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोक प्रशासन के मूल्यों के साथ वहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अन्याय करेंगे दूसरों के साथ, आप न्याय वहाँ पर सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक है संप्रदाय। हमारा जो संविधान कहता है कि हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा इसी पंथ को वहाँ पर आधार बनाकर वहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं और चीज़ों को भड़काया जाता है। और हमने भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हुए भी देखे हैं। और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब वहां पर प्रशासन के जो सबसे उच्च पदों पर बैठे मंत्रीगण होते हैं और वहां पर उसके जो केंद्र बिंदु होते हैं, यदि उनके द्वारा ऐसी गतिविधियां की जाती हैं तो कहने के प्रशासन भी इसमें विफल हो जाता है, वो सांप्रदायिक स्थितियों को वहां पर रोकने में भी असफल होता है। इसके बाद आती है भाषा। भाषा यहाँ पर भारत में कई अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी आप चले जाइए, हर एक क्षेत्र में वहाँ पर अलग अलग भाषाएं होती हैं। और अलग भाषा होने के कारण जनता और प्रशासन के मध्य, यदि जनता एक अलग भाषा बोलती है, प्रशासक दूसरी भाषा बोलता है, और उनके मध्य यदि कोई संचार या संप्रेषण स्थापित नहीं होता है, कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर फिर आप कह सकते हैं कि आप प्रशासनिक स्तर पर वहाँ पर विकासात्मक कार्यों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर सही तरीके से निर्धारण करने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त चौथा, पांचवा और अंतिम, क्षेत्र और वर्ग को लेकर कई बार क्षेत्रीयता दिखाई देती है, वर्ग विभाजन दिखाई देता है कि यहाँ पर वो पर्टिकुलर के क्षेत्र से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, MP वाले हैं। तो इस तरीके के वर्ग विशेष के कह सकते हैं उद्धरण किया जाता है, उच्चारित किया जाता है लोगों को। वहाँ पर एक दूसरे के साथ लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी पाते हैं। यूपी का है, अगर यूपी का ही कोई बंदा मिल गया प्रशासन में तो वहाँ पर एक अच्छी घनिष्ठता देखने को मिलती है। लेकिन वहीं किसी दूसरे वर्ग विशेष क्षेत्र का मिल जाता है तो उनके साथ उतना अच्छा सामंजस्य नहीं बनता है। इसी तरीके की गतिविधियों को लेकर भी होता है। जब प्रशासनिक मूल्यों पर आप आते हैं और वहाँ पर भी इससे वहाँ पर एक प्रकार की दूरी बनी रहती है, एक सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, एक सिस्टम को तो आपको साथ में लेकर आप चलने में सक्षम नहीं होंगे, या फिर एक भेदभाव परक स्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न होती हुई देखी जाएंगी। इसलिए प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो इनसे परे हो, जो संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त ना भी कर पाए तो कम से कम उसके करीब जरूर हो, जहां किसी प्रकार के जातिगत या भेदभाव या वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, जहां पर पंथ निरपेक्ष और संप्रदायवाद को वहां पर पंथ निरपेक्ष के आधार पर कार्य करे, संप्रदायवाद को बढ़ावा न दिया जाए। यदि ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है तभी वहाँ के समाज और सांस्कृतिक स्तरों का सही तरीके से वो एक कह सकते हैं विकासात्मक स्थितियों में योगदान कर पाता है। लेकिन सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपके आर्थिक पर्यावरण भी प्रशासन को प्रभावित करता है। LPG रिफॉर्म्स आता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण की जो प्रक्रिया आती है उसके कारण प्रशासनिक मूल्यों, उनके कार्य करने की पद्धतियों, संसाधनों के वितरण, उनके वहाँ पर कार्य करने को लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कई सारी नीतियों को लेकर वहाँ पर संशोधन कर दिए जाते हैं। इस संशोधन करने के दौरान यहाँ पर एक चीज़ ये भी सुनिश्चित करना है कि सरकार के द्वारा वहाँ पर जो नौकरशाही है या कह सकते हैं लोक प्रशासक है, वो से जनता के कल्याण को भी सुनिश्चित करना है। और जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के दौरान क्योंकि निजीकरण आ गया है, वैश्वीकरण आ गया है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभोन्मुख प्रक्रिया में कार्य करते हैं। लेकिन एक प्रशासन लाभोन्मुख काम नहीं करता, प्रशासन कल्याणोन्मुख काम करता है। और ये प्रशासन की यहाँ पर भूमिका LPG रिफॉर्म्स के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाती है कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, उनके भलाई के लिए कार्य करे, वो ऐसे संसाधनों का उचित वितरण को सुनिश्चित करे जिसके माध्यम से सभी लोगों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। वहाँ पर वो पक्षपात नहीं हो सकता है, वहाँ पर लाभोन्मुख कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि वो ऐसा करने लग गया तो वहाँ पर उसको फिर समाज के कल्याण की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। तो LPG रिफॉर्म्स के पश्चात
आपके प्रशासन की जो भूमिका है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तरदायित्वपूर्ण हो जाती है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो कि अर्थव्यवस्था में लाभ हो रहा है उस लाभ को जनता के उस वर्ग तक पहुँचाने में यहाँ पर प्रशासन मदद करे जो कि यहाँ पे सबसे पिछड़ा है, और उसके लिए वो इस तरीके की नीतियों का परिपालन करे और उनको वहाँ पर लाभ पहुँचाए। इसके अतिरिक्त गरीबी व बेरोजगारी, आर्थिक संदर्भों में यह देखा जाए तो गरीबी और बेरोजगारी, जहां एक व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिसके पास आय नहीं है, उसके बाद वो धीरे धीरे और भी गरीबी के स्तर तक चला जाता है। जब गरीब व्यक्ति यहाँ पर अच्छे संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाता, अच्छे खान पीन, अच्छी जीवन शैली को अपना नहीं पाता, जिसके कारण कई तरह की बीमारी और समस्याओं का भी जन्म लेते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसी पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, रोजगार कैसे उत्पन्न करने हैं, किन क्षेत्रों में उसे लेकर आना है, लोगों को किस तरीके से रोजगार उत्पन्न कराना है, उन्हें कौशल युक्त बनाना है, संसाधन जो हैं उनका कैसे उपयोग करते हैं वहाँ पर उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना है। ये सारा काम कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूमिका के संदर्भ में आता है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। इसके अतिरिक्त संसाधन की कमी होती है। मूलतः भारत जैसे विकासशील देशों में यह स्थिति अक्सर देखी जाती है कि संसाधन की कमी पाई जाती है। यहाँ पर तकनीकी तौर पर, खनिज संसाधनों के तौर पर, प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर चीज़ें कम हैं, और ऐसी स्थिति में जब आपके पास संसाधन कम है तो यहाँ पर संसाधनों के उचित वितरण की समस्या और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, समाजवादी राष्ट्र जहां पर कि संसाधनों पर सभी का समान वहां पर प्रतिनिधित्व होगा, सभी का वहां पर समान अधिकार होगा। लेकिन जब संसाधन ही आपके पास सीमित होंगे और आपकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में संसाधनों का उचित वितरण और भी बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे हम आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाते हैं, जिसके माध्यम से उनको अन्न, भोजन इत्यादि के, जैसे अंत्योदय अन्न योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जनधन आधार मोबाइल है। इस तरह की जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलानी, जो प्रशासन के द्वारा संचालित की हैं, जिसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर हम संसाधनों की जो कमी है उसको किस तरीके से पूर्ण करते हुए लोगों तक उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कर सकें। तो आर्थिक संदर्भ में आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, संसाधन कैसे उपलब्ध हैं, गरीबी बेरोजगारी का स्तर क्या है और एलपीजी रिफॉर्म में क्या परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के अनुरूप गरीबी बेरोजगारी को दूर करने संबंधी उपायों को अपनाना, साथ ही साथ संसाधनों की कमी होते हुए भी सभी के लिए इसको सुलभ बनाना, ये सारा काम आपका लोक प्रशासन का होता है। तीसरा है राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण का भी लोक प्रशासन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव होता है। जब भी यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर वो चीज़ें बनती हैं तो राजनीतिक स्तर पर क्षेत्रीयता का अभाव होता है। क्षेत्रीय पॉलिसीज़ अलग होती हैं और राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसीज़ अलग होती हैं। अगर हमें राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है तो क्षेत्रीय जो पॉलिसीज़ हैं वो राष्ट्रीय स्तर को प्रभावित करनी चाहिए और उसके आधार पर क्षेत्र और राष्ट्र के स्तर पर एकीकरण की प्रक्रिया आएगी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वहाँ पर राष्ट्र के एकीकरण की जो भावना है वो आपको पूरी तरह से परिलक्षित होती हुई, साकार होती हुई नहीं दिखती। और इसके लिए हमें काम करना होगा कि क्षेत्रीय स्तर के लोगों को वहाँ पर सरकार के स्तर तक एक संवाद की प्रक्रिया स्थापित करनी, और इसका जो मूल केंद्र बिंदु होता है वो प्रशासन होता है। अर्थात जनता और सरकार के मध्य जो एक संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करता है वो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी की एक बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका होती है कि क्षेत्रीय समस्याओं को यहाँ पर राष्ट्र के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर पदाधिकारियों तक और उसके ऊपर भी वहाँ पे जनता के जो द्वारा समक्ष चुने गए लोग हैं उन तक पहुँचाएं और उसके माध्यम से यहाँ पर उनकी समस्याओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है न्यायिक पर्यावरण। न्यायिक पर्यावरण की स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति बढ़ी है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार के नीतिगत यहाँ पर परिवर्तन करने के कारण निर्णय लेने में जटिलताएं आती हैं, और जब वहाँ पर विवेकानुसार निर्णय लिए जाते हैं तो वहाँ पर न्यायिक जो होता है, आपका जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप करता है, और न्यायालय जब हस्तक्षेप करता है तो कार्य प्रक्रियाओं में स्थगन होता है, देरी होती है और उसके कारण चीज़ें और भी ज़्यादा टालमटोल की स्थिति में आ जाती हैं। तो यहाँ पर न्यायिक पर्यावरण कैसा है? यदि आप सही तरीके से काम करेंगे तो न्यायिक हस्तक्षेप आपका कम रहेगा, और यदि आप सही तरीके से नियमों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ पर न्यायिक पर्यावरण अर्थात कि न्यायिक सक्रियतावाद बढ़ेगी और उसके कारण वहाँ पर प्रशासनिक स्तरों पर न्यायिक जो होते हैं हस्तक्षेप बढ़ जाएगा।
तो प्रशासन भी कैसे संचालित होगा? न्यायिक आदेशों के अनुरूप संचालित होगा। और उसमें क्या होगा? चीजें लेट लतीफी होंगी, विकास के अवसर सीमित होंगे और वहां पर एक द्वंद्व की स्थिति हमेशा बनी रहेगी कि प्रशासन यहां पर कार्यपालिका के अनुसार कार्य करे या फिर यहां पर वो आपकी विधायिका के अनुसार कार्य करे या फिर वो न्यायपालिका के अनुसार कार्य करे। और प्रशासन के लिए ये अच्छी बात नहीं। प्रशासन का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि उसको आदेश किससे मिलेंगे और वो किस तरीके के कामों को संचालित करेगा, वो किसके प्रति यहां पर उत्तरदायी होगा। चौथी बात और तीसरी बात और अंतिम यहां पर है भौगोलिक एवं तकनीकी पर्यावरण। देखिए, भौगोलिक चीजें बहुत प्रभावित करती हैं। यदि कोई देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता हो तो वो विकास होने के उसके अवसर बहुत अच्छे होते हैं। यदि किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं तो उसके विकास होने के अवसर बहुत सीमित हो जाते हैं। और यदि किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में से नहीं, आपके कुछ मीडियम मात्रा में है, तो वो भी धीरे धीरे विकसित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज भौगोलिक स्तर पर आपके पास संसाधन कैसे हैं, और उसके बाद फिर तकनीकी स्तर पर आप कितने सक्षम हैं कि आप उनका विकास करें। जैसे अमेरिका जैसे देशों को देखिए जो कि भौगोलिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर दोनों में सक्षम है। सऊदी अरबिया को देखिए, वहाँ पर वो प्राकृतिक तौर पर तो आपके संसाधन हैं, धीरे धीरे वो तकनीकी तौर पर भी सक्षम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर तकनीकी तौर पर वो सक्षम नहीं है, जैसे आप अफ्रीका को देख लें, लेकिन वहाँ खनिज संसाधन है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर खनिज संसाधन सीमित हैं, भारत को देख लें, लेकिन वो धीरे धीरे उसका सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में उसने काफ़ी विकास किया है और विकासशील देश बना है। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि किस देश के पास कैसी भौगोलिक क्षमता है। भारत जैसे देश में फिर प्रशासन यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। प्रशासन इस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका में आता है कि यहाँ पर भौगोलिक, अगर आपके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तकनीकी तौर पर आप सक्षम नहीं हैं, तो प्रशासन कैसा होना चाहिए? प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करते हुए तकनीकी विकास के लिए कार्य किया जाए, तकनीकी विकास में टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट किए जाए, ऐसे निवेशक अवसरों को बढ़ाया जाए, एफडीआई पॉलिसीज लेकर आई जाए, लोगों को वहां पर कौशल युक्त बनाया जाए, लोगों को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए पॉलिसीज लेकर आई, जैसे स्टार्टअप इंडिया आई, मेक इन इंडिया आया, आपको स्किल इंडिया आया। किसी ये पॉलिसीज कैसी हैं? इसके माध्यम से हम अपने भौगोलिक संसाधनों के समुचित उपयोग, संसाधनों के अच्छे वितरण और तकनीकी तौर पर चीज़ों को सक्षम बनाने के माध्यम से हम यहाँ पर उसका समुचित और लाभकारी उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो प्रशासन की जो भूमिका है हर एक पक्षों पर है और हर किसी से प्रभावित होती है, चाहे वो राजनीतिक पर्यावरण हो, चाहे वो आर्थिक पर्यावरण हो, चाहे वो सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण हो। तो ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि लोक प्रशासन पर पर्यावरण किस तरीके से उस पर प्रभाव डालता है और यहाँ पर प्रशासन कैसे अपनी भूमिका को निभाता है। अब दूसरा यहाँ पर टॉपिक इसी में हम इंटरलेट करते हुए पढ़ते हैं कि विकसित एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन कैसा होता है। तो एक तुलना करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम विकसित देशों की जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको समझते हैं। देखिए, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका जैसे दो देश हैं, स्वीडन है, नॉर्वे जैसे जो देश हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आधारभूत क्षेत्रों को लाभोन्मुख बनाया जाता है। आधारभूत क्षेत्रों को लाभोन्मुख बनाया जाता है, अर्थात जो भी वहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटैलिटी है, बीमा है, बैंकिंग है, अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़क है, परिवहन है, उनको कैसा बनाते हैं? लाभोन्मुख बनाते हैं। और जब आप लाभोन्मुख यहाँ पर बनाएंगे, आधारभूत संरचना का लाभ उन्मुख बनाएंगे, उससे क्या होगा? संरचना का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, संरचना निर्माण होगा, तो उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, बढ़ेगी वहां पर। और ऐसा होने पर जब ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, और जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो लोगों की क्रय शक्ति क्या होगी? बेहतर होगी। वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू करेंगे। ज़्यादा डिमांड करने से क्या होगा कि औद्योगिक विकास होगा, नई अवसंरचनाओं के, नई कंपनियां, नए आपके फैक्ट्रीज वहां पर स्थापित होंगे, जिससे उत्पादन में वहां पर वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ उत्पादन को और बेहतर बनाने के लिए फिर तकनीकी विकास होगा, और तकनीकी विकास से होता है औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास, और ये लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका देश जो होता है वो निरंतर विकास करता रहेगा और आप एक विकसित देश बन जाएंगे। बेसिकली विकसित और विकासशील देश में जो अंतर होता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकालते हैं, और प्रति व्यक्ति आय ऐसे देशों में ज़्यादा बेहतर होगी जहां रोजगार मिल रहा हो, निरंतर देश विकास कर रहा हो, आधारभूत संरचनाएं बेहतर हो रही हैं। तो वहां पर क्या होगा? लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, अच्छी आय मिलेगी, और वहां पर देश जो होता है वो तेजी से विकसित करेगा।
और ऐसे देश का प्रशासन कैसा होगा? देखिए, ऐसे देश का प्रशासन जो राजनीतिक कार्यपालिका होगी वो नीति निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे देश में राजनीति जो होती है, राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है वो परिपक्व होती है, और परिपक्व जो कार्यपालिका होती है नीति निर्माण वो स्वयं के स्तर पर करती है, जबकि नीति कार्यान्वयन का जो स्तर होता है, जो नीति क्रियान्वयन करना होता है, वो नौकरशाही का जिम्मा होता है। अर्थात यहाँ पर कार्यों का विभाजन होता है। परिपक्वता की स्थिति में, विकास की स्थिति में हर एक व्यक्ति, वर्ग, समुदाय की वहां पर भूमिका सबको पता होती है। जैसे यहाँ पर नीति निर्माण करना राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका रहेगी, वहीं नीति क्रियान्वयन करना नौकरशाही की भूमिका। और इस तरीके की स्थिति को कहा जाता है कि अच्छे तरीके से श्रम का विभाजन होना। और जब श्रम का विभाजन अच्छे तरीके से हुआ होता है तो वहाँ हर एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को वहाँ पर लागू होता है। अर्थात वो उसको पता है कि ये कार्य सिर्फ मेरे जिम्मे है, ये काम मुझे करना है। वो ऐसा नहीं कर सकता है मुझे ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना है, और इसके कारण मुझे समय नहीं मिला है और इसके लिए वहाँ पर मैं किसके किसके प्रति उत्तरदायी रहूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि राजनीतिक कार्यपालिका जब नीतियों का निर्माण करेगी तो नौकरशाही नीतियों का कार्यान्वयन करेगा। अर्थात दोनों के कार्य अलग अलग हैं। श्रम का विभाजन है, और जब श्रम का विभाजन है तो यहां पर यह भी होगा कि कौन किस चीज के लिए उत्तरदायी है, जिसके कारण यहां पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। तो इस तरीके से श्रम विभाजन के साथ साथ उत्तरदायित्व का सिद्धांत विकसित देशों में लागू होता है, और इसके कारण क्या होता है, नौकरशाही सरकार के नियंत्रण में बनी रहती है। नौकरशाही सरकार के नियंत्रण में रहती है। क्यों? क्योंकि क्रियान्वयन नीति का निर्माण कौन कर रहा है? राजनीतिक कार्यपालिका करती है। क्रियान्वयन करना किसका है? काम है नौकरशाही का। तो उत्तरदायित्व किसके प्रति हुई? नौकरशाही के उत्तरदायित्व राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति हुई, और इसलिए वहां पर एक नियंत्रणकारी भूमिका यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका की आपकी नौकरशाही पर बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो नौकरशाही होगी दक्ष और कुशल होने के साथ साथ बिना पक्षपात पूर्ण होकर कार्य करेगी, क्योंकि नौकरशाही अपने कामों को लेकर यहां पर सजग है, उसे अपने कार्य पता है, और ऐसी स्थिति में वो ज्यादा बेहतर रहेगी, ज्यादा दक्ष तरीके से काम करेगी, यहां पर ज्यादा कुशल होगी, और इसके कारण वो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगी। व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति होगी। जब आप पक्षपातपूर्ण इसलिए भी वो नहीं करेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति की पदोन्नति उसके व्यक्तिगत उपलब्धियों पर डिपेंड करता है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा तो जनता है, समाज है, सपोर्ट उसको करेगी, उसके बारे में बातें होंगी, और जब आप ऐसा अच्छा काम करोगे तो वहाँ पर आपकी पदोन्नति भी होगी। तो लोग यहाँ पर प्रशासन जो होता है वो पक्षपातपूर्ण के बारे में कार्य भी नहीं करता है। और जब ऐसी स्थिति किसी देश में होती है तो वहां पर देश में उन्नत संसाधन, संरचना और तकनीकी का विकास होता है, और देश एक मजबूत और सफल, विकसित और लोक आप कह सकते हैं प्रशासनिक भूमिका के तौर पर कार्य करती है। तो विकसित देशों की यदि हम लोक प्रशासन की भूमिका के तौर पर बात करते हैं, कैसे लोक प्रशासन होता है, तो वहां पर एक तो श्रम विभाजन है, उनको नीति क्रियान्वयनकर्ता के रूप में नीति क्रियान्वयनकर्ता के रूप में काम करते हैं, निष्पक्ष पारदर्शी रूप से कार्य करते हैं, पदोन्नति वहां पर उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों पर होती है, और राष्ट्र और समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो ये कैसी है? ये विकसित देशों में ये कार्य आपकी लोक प्रशासन की भूमिका है। अब बात करते हैं कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका कैसी है। तो विकासशील देशों की चलिए बात करते हैं। विकासशील देश कैसे हैं? गरीबी है, निरक्षरता है, बेरोजगारी है। और जब गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा होती है तो इसके कारण राजनीति का अपराधीकरण होता है। क्या होता है? राजनीति का अपराधीकरण होगा। गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी कारण राजनीति का आपका अपराधीकरण होगा। जब राजनीति का अपराधीकरण होगा तो वहां पर क्या होगा? असंवैधानिक तरीके से सरकारों को बर्खास्त करने की स्थितियां, और हम भारत में ये चीज़ें देख रहे हैं कि चीज़ें सरकारें जो चुनकर आ रही हैं उसे असंवैधानिक तरीके से चीज़ों में परिवर्तन देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। कई बार वहाँ पर आपातकाल जैसी स्थितियाँ भी हमें देखने को मिली हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपातकाल की जो स्थिति भी हमें देखने को मिलती है वो भी क्या है? एक तरीके का तरीका तो है, लेकिन वो कुछ नियमित समय में लगाना चाहिए। अगर गलत टाइप से आप लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक तरीका होता है। तो यहाँ पर असंवैधानिक तरीके से सरकार को बर्खास्त कर देना। अब इसके क्या होगा? तीसरी यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिलती है, नीति निर्माण व नीति। अब यहाँ पर देखिए, असंवैधानिक तरीके से सरकार को बर्खास्त करें तो सरकारें कैसी हैं? अपरिपक्व हैं। जबकि यहाँ पर विकसित देशों में सरकारें कैसी? राजनीतिक कार्यपालिका परिपक्व थी। यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका कैसी? अपरिपक्व है।
अल्पमत में कोई आया हुआ है तो अल्पमत के कारण वो दबाव में है, और जब दबाव में होगा तो वो क्या कहेगा कि वो प्रशासनिक जो कार्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे क्या कहेगा, आपको नीतिगत आयामों से परे होकर कार्य करें। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर फिर चीज़ें अच्छी होने के बजाय चीज़ें खराब ज़्यादा होती हैं। और इसी के कारण अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होगा, नौकरशाही जो होगी वो भी प्रभावी भूमिका में आ जाएगी। नौकरशाही प्रभावी भूमिका में आ जाएगी। फिर वो दोनों तरीके का काम करेगी, नीतियों का निर्माण करेगी और नीतियों का क्रियान्वयन। दोनों ही कार्य ऐसी स्थितियों में, एक अपरिपक्व अवस्था में, एक अपरिपक्व राजनीतिक कार्यपालिका में, एक ऐसी कार्यपालिका जैसी राजनीति जिसका अपराधीकरण हुआ है, ऐसी स्थिति में नौकरशाही नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों तरीके के कार्य करना प्रारंभ करेगी। और जब ये दोनों तरीके काम एक ही संस्था के द्वारा किया जाने लगेगा, नौकरशाही के द्वारा किया जाने लगेगा, लोक प्रशासन के माध्यम से किया जाने लगेगा, तो वहां पर क्या होगा, श्रम विभाजन नहीं रह जाएगा। जैसा कि हम विकसित देश में देखते आए हैं कि वहां पर क्या था, श्रम विभाजन की स्थिति थी, और यहां पर क्या हो गया, श्रम विभाजन की स्थिति आपकी समाप्त हो गई। और जब आप श्रम विभाजन की स्थिति समाप्त होती है तो उससे उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब राजनीति प्रशासन गठजोड़ हो जाएगा तो वहां पर वो एक दूसरे को उत्तरदायित्व को, वो उसको दोष मढ़ेगा, वो उस पर दोष मढ़ेगा, कोई यहां पर उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत का यहां पे समापन हो जाता है। और इससे क्या होगा, सरकार जो होगी नौकरशाही के नियंत्रण में आ जाएगी। यहां नौकरशाही जो होती है सरकार के नियंत्रण में है, और यहां इसके उल्टा सरकार जो होगी वो नौकरशाही के नियंत्रण में आ जाएगी, क्योंकि प्रशासन उस राजनीतिक स्तर की क्रियागतियों के हर तरीके से परिचित है। वो नीतियों का निर्माण भी कर रहा है, नीतियों क्रियान्वयन भी कर रहा है। अगर वो अच्छी नीतियों का निर्माण नहीं करेगा और अच्छे तरीके से परिपालित नहीं करेगा तो जनता वोट देकर वहां पर उस नेता को, उस मंत्री को, उस पार्टी को बेदखल कर देगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कुछ नहीं जाता, उनको एक बार जॉब होने के बाद उनको अगले 50-60 तक सेवा देनी ही देनी है। तो यहां पर क्या हो जाता है, राजनीतिक जो स्तर है वो कहीं ना कहीं सरकार जो होती है वो नौकरशाही के अंतर्गत था, उसके नियंत्रण में आती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त नौकरशाही में तकनीकी दक्षता, कार्यकुशलता का अभाव दिखता है। हमारे यहाँ की जो नौकरशाही है वहां पर ये चीजें अक्सर देखने को मिलती है, तकनीकी ज्ञान, नॉलेज, दक्षता, योग्यता की कहीं ना कहीं आपको उतनी कमी दिखाई देती है। सामान्य विशेषज्ञ की भूमिका ज्यादा दिखाई देती है, सामान्य की भूमिका ज्यादा है, विशेषज्ञों की भूमिका थोड़ी सी कम है। और कई बार वहां पर जिस तरीके से चुनाव इत्यादि पद्धतियां अपनाई जाती हैं उसमें भी कई बार चीजें वहां पर आपको दक्षता और योग्यता की कमी भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर नौकरशाही में तकनीकी दक्षता और कार्यकुशलता की भी कमी दिखाई देती है। और इसके अभाव में क्या होता है, व्यक्तिगत मूल्यों पर जो होता है प्रशासन होने लगता है। अर्थात व्यक्ति यहाँ प्रशासनिक मूल्यों पर कार्यभार को नहीं देखता है, प्रशासनिक कर्तव्यों को नहीं निभाता है, बल्कि व्यक्तिगत जो उसको सही लगता है वो उसके अनुसार प्रशासन को संचालित करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पक्षपात व भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। क्या होगा, जब आप व्यक्तिगत मूल्यों पर कार्य करना शुरू करेंगे तो आप जिसको अच्छा लगेगा उसके साथ वैसा अच्छा कार्य करेंगे, उसको वहां पर टेंडर इत्यादि देंगे, उसको ठेके देंगे, उसके कार्यों को वहां पर संशोधित करेंगे, उसको जो भी गलत काम हो या सही काम हो आप किसी एक का पक्ष लेना शुरू कर देंगे। अन्याय ज़्यादा हो सकता है, कोई हो सकता है अगर आप प्रशासन जो होता है जनता के साथ गठजोड़ वहाँ पर जनता की ना सुन रही हो, विकासात्मक कार्यों को ना बढ़ावा दे। कोई हो सकता है जो जनता के लिए ज़्यादा काम कर रहा हो तो नौकर वहाँ पे प्रशासन आप पर दबाव डालते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। एक सिंपल सिस्टम में आप जानते हैं, आप बाकी समझते हैं। नौकरशाही में इस तरीके की चीज़ों के कारण व्यक्तिगत मूल्यों पर प्रशासन होगा और पक्षपात व भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। एट द लास्ट क्या होगा, उन्नत संसाधन, संरचना और तकनीकी का अभाव, क्योंकि आप विकासशील देश हैं और विकासशील देशों की भूमिका भौगोलिक जो होती है, भौगोलिक संसाधनों की अच्छी कह सकते हैं बेहतर स्थिति नहीं होती है, और साथ साथ आप तकनीकी तौर पर भी बहुत दक्ष नहीं होते हैं। और यदि आप यहाँ पर तकनीकी तौर पर भी दक्ष नहीं हैं, उन्नत संसाधन भी नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी संरचनाओं का विकास नहीं होगा। और जब ऐसे देश के प्रशासन की बात आती है तो वहाँ फिर प्रशासन के पास दो ही कार्य बचते हैं। इस तरीके के अर्थात विकासशील देशों में प्रशासन के मूलतः दो मुख्य कार्य होते हैं। एक कार्य होता है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के संदर्भ में काम कैसे करते हैं कि यहाँ पर प्रशासन जो जनता है और साथ साथ यहाँ पर कार्यपालिका है जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके मध्य जो होते हैं कि एक संवाद स्थापित करते हैं, उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं और उनके निवारण संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। एक तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण के मुख्य बिंदु के तौर पर कार्य करते हैं।
दूसरा है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किस लिए? ताकि ये जो गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी जैसी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं, इनको भी समाप्त किया जा सके, राष्ट्र के विकास की, आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके, सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको वहाँ पर समाप्त किया जा सके, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण भी आपको सुनिश्चित किया सके। तो इस तरीके से विकसित और विकासशील देशों का जो प्रशासन है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देता है, एक दूसरे से विपरीत दिखाई देता है, और यहाँ पर जो भूमिका है वो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण के कारण भी स्पष्ट होता है। और इसीलिए हमने पहले पर्यावरण पढ़ लिया कि लोक प्रशासन में पर्यावरण में क्या आपको कैसे प्रभावित करता है, और उसके अनुसार फिर विकसित और विकासशील देशों में के प्रशासन में अंतर को समझ लिया। तो आज लोक प्रशासन के टॉपिक के अंतर्गत हम इतना ही रखते हैं। आज इस मूलभूत आयामों के संरचना के अंदर आधारभूत संरचना के अंतर्गत लोक प्रशासन में हमने 2 टॉपिक्स को आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई चीज़ों को समझेंगे, और आंसर राइटिंग भी आपको जल्दी ही प्रारंभ कर दी जाएगी। तो हो सकता है आंसर राइटिंग आपको कल ही मिल जाए किसी एक प्रश्न को लेकर जो अभी तक हमने पढ़ा है, या इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको एक मानक क्वेश्चन के आधार पर आपको एक क्वेश्चन भी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो आज कितना ही, जल्दी मिलते हैं नए विषय के साथ, कुछ नई चीज़ों को समझने को लेकर। आप वर्तमान समय में कोरोना के इफेक्ट बहुत तेज़ी से फैला है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने लोगों का ख्याल रखिए। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अगर बाहर आते जाते भी हैं तो ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर कम आए जाएं, और आना जाना भी हो तो पूरी सावधानी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।